बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में हम आपके लिए आज एक और नया टॉपिक लेके आए हैं और उसका नाम है जियोमेट्री। हम आज सीखने वाले हैं जियोमेट्री के अंदर बहुत कुछ, और आपको जियोमेट्री हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगी। जियोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिल ही जाएंगे। यह टॉपिक कई मायनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यह टॉपिक आपने जरूर पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा बिंदु क्या होती है, लाइन क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, रे क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, लेकिन आपने कभी भी इनको एक साथ नहीं पढ़ा है, इसलिए आप अमूमन से भूल जाते हैं। तो हम यहाँ पर आपको बिल्कुल 1 to 1 सारा जितना जियोमेट्री के अंदर छोटा छोटा पार्ट होता है उन सब पार्ट को एक साथ इकट्ठा ही पढ़ा देंगे, ताकि कंफ्यूजन सारा आज खत्म ही हो जाए। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए आप। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है बेसिक मैथमेटिक्स का ये। हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हम पॉइंट देखेंगे, लाइन देखेंगे, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रे, किरण। अमूमन आपको रेखा और किरण के बीच में मोटा फर्क नहीं पता होता है कि इसके बीच में क्या फर्क होता है। जितने भी यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं सबका अलग अलग मीनिंग होता है। प्रतिच्छेदी रेखा, समानांतर रेखाएं, शीर्ष और कोण। इसके बाद हम देखेंगे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूरक कोण और समपूरक कोण। इस प्रकार से सारे कोणों को भी हम यहाँ एक एक करके समझने वाले हैं। इसके बाद आसन्न कोण, कोणों का एक रेखिक युग्म, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होती है, संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, एकांतर बाहरी कोण क्या होते हैं, क्रमागत अंतःकोण, संपूर्ण कोण और शून्य कोण। इस प्रकार से हम यहाँ पर इतना सब कुछ समझने वाले हैं। आपने देख ही लिया होगा ट्रेलर की, इतना सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ एक ही वीडियो में आपको मिलना मुश्किल है, लेकिन मैंने यहाँ पर कलेक्शन आपके लिए किया है। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जवाहर नवोदय हो या सैनिक स्कूल हो या ज्ञानोदय हो, या फिर आप क्लास 6 से लेकर 10th तक के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपके लिए यह पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु आपका होता है जिसकी त्रिज्या ना हो। त्रिज्या से अर्थ है, जैसे मान लीजिए एक गोला है, यह एक गोला है, यह एक गोला है, इसकी एक रेडियस होती है, एक त्रिज्या होती है, इसे कहते हैं रेडियस आर। तो इस गोले की कोई रेडियस है, इस गोले को हम छोटा करते जाएं, इतना छोटा करें, इतना छोटा करें, इतना छोटा करें कि ये जो आर है आपका ये समाप्त ही हो जाए, और उस कंडीशन को हम कहेंगे पॉइंट। ठीक है, उस कंडीशन को हम कहेंगे पॉइंट जिसकी कोई रेडियस ही ना हो। जब कोई भी गोल आकृति है उसको घटाते घटाते इतना छोटा कर दिया जाए कि उसकी रेडियस ही समाप्त हो जाए, उसकी त्रिज्या ही समाप्त हो जाए, तब हम उसे कह देते हैं बिंदु, और उसे हम इस प्रकार से दर्शा देते हैं। पेंसिल की एक नोक को आप इस प्रकार से यदि अपने पेपर के ऊपर रखेंगे, आपकी कॉपी के ऊपर रखेंगे, पेन की एक नोक को आप इस प्रकार से अपने कॉपी के ऊपर रखेंगे, तो वह एक बिंदु की शक्ल ले लेगा, वह एक बिंदु बन जाएगा। तो इसे हम बिंदु कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण वर्ड है हमारा लाइन। ठीक है, बिंदु ये हो गया आपका, आप समझ लीजिए कि बिंदु आपका ये हो चुका है। अब हम बात करते हैं लाइन की, कि लाइन क्या होती है। लाइन का ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है, ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होने ही वाला है। लाइन का ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है, ना तो बिगनिंग पॉइंट ना ही एंडिंग पॉइंट। तो ना तो शुरुआत होती है ना ही अंत होती है। अगर उस प्रकार से जो जैसा मैंने कहा वैसा हम अगर दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शाएंगे? हम उसे इस प्रकार से दर्शाएंगे। यह आपकी एक लाइन जा रही है, ठीक है, और इसको इस तरह से तीर लगा दिया, इस तरफ से तीर कर दिया, तीर के दो निशान हो गए, मतलब ये इस तरफ भी बढ़ रही है, इस तरफ भी बढ़ रही है, इसका कोई छोर निश्चित नहीं है। इसका एंडिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही पता ना हो, तो उस कंडीशन में इसे हम कहते हैं रेखा। ठीक है, क्या कह देंगे इसे हम? इसे कह देंगे रेखा। इसके बाद
बात आती है संरेख बिंदु की कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। जैसा कि उसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है, संरेख, संरेख और ऊपर से है बिंदु। तो संरेख बिंदु मतलब एक ही रेखा में आने वाले बिंदु, एक ही रेखा में संरेख मतलब एक ही लाइन में एक ही रेखा में आने वाले बिंदुओं को हम कहेंगे संरेख बिंदु। जैसे कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन्हें हम संरेख कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। इसे देखने के लिए आप स्केल ऐसा रखिए और स्केल की सहायता से लाइन खींचिए और यदि इस लाइन के ऊपर ये चारों पॉइंट आपके आ जाते हैं, एक स्केल की लाइन के ऊपर ये चारों पॉइंट आ जाते हैं, तो हम इसे कह देंगे संरेख बिंदु। जैसा कि हम यहाँ पर आपको एक स्केल की सहायता से दिखा देते हैं कि यह हमारी लाइन है और इस लाइन के ऊपर यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने बना दिए और ये पॉइंट आपके एक सीधी लाइन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो बिंदु है उन्हें हम कहेंगे संरेख बिंदु। इसके बाद बात आती है असंरेख। असंरेख आ लग चुका है उसके आगे, मतलब इसका विपरीत होने वाला है। विपरीत से अर्थ है कि एक बिंदु आपका यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। क्या ये चारों एक लाइन में बिंदु है? तो हम कह सकते हैं कि एक लाइन में नहीं है, फिर भी हम इसे मिलाकर देख लेते हैं। हमने इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया, चलिए स्केल से मिला दिया। अब हमें इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने के लिए इस तरफ जाना होगा, मतलब हमने लाइन की डायरेक्शन, लाइन की दिशा बदल दी है। हमें स्ट्रेट लाइन चलना होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन ना होते हुए इसे मिलाने के लिए हमें इस तरफ जाना हुआ और इसके बाद हमें इस तरफ जाना हुआ। तो ये एक लाइन में बिंदु नहीं है। जैसा कि आप स्कूल में लाइन लगाते हैं, तो स्कूल में जब आप खड़े होते हैं लाइन में, तो आप संरेख खड़े होते हैं, एक के बाद एक सीधा खड़े होते हैं कि पहले व्यक्ति का हेड लास्ट वाले को नहीं दिखता है। ठीक है, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि सभी बच्चे आपस में संरेख खड़े हुए हैं, एक ही रेखा पर खड़े हुए हैं। तो यह संरेख है और ये असंरेख है। आपका ये क्या है? असंरेख। ठीक है, यह आपका असंरेख होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेखाखंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है आपके रेखा और उसके बाद रेखाखंड। तो रेखाखंड को आप समझ लीजिए कि रेखाखंड क्या होता है और रेखा क्या होती है। रेखा तो आप समझ चुके हैं, इन दोनों में एक्चुअल में फर्क क्या होता है। तो रेखा से ही मिलकर शब्द बना हुआ है रेखाखंड, मतलब किसी भी रेखा का टुकड़ा। किसी भी रेखा का टुकड़ा हम कैसे लिख सकते हैं? उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक रेखा है, मैं इस रेखा के टुकड़े करना चाहता हूं, इस रेखा के टुकड़े करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां से इसे काट दिया और यहां से इसे काट दिया और इन्हें नाम दे दिया हमने ए और बी। ये आपका ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो रेखाखंड क्या हो चुका है? रेखाखंड हो चुका है ए बी। मान लीजिए ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर की कोई लाइन है, 20 सेंटीमीटर की कोई रेखाखंड है और उसकी यदि दूरी नापें यहाँ पर हम, तो 20 सेंटीमीटर निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो टुकड़ा है इस रेखा का यह भाग है। कौन सा भाग है? ए बी। तो ए बी को हम लिखेंगे कैसे? हम ए बी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे 2 डॉट लगा सकते हैं या फिर आप ए बी को सीधे सीधे ऐसा और एक लाइन ऐसे ऊपर खींच सकते हैं। तो यह आपका लिखने का तरीका होता है, समझने का तरीका होता है कि यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से या ए लिखा है या बी लिखा है और इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है, इसका अर्थ है कि यह आपके रेखाखंड को दर्शा रहा है। ठीक है, बात समझ में शायद आपको आ गई होगी। और ए बी, यदि रेखा को नाम दिया जाए ए बी, तो रेखा को लिखने का तरीका होता है ए बी। सीधा इस प्रकार से इसे लिख दिया जाता है। यह रेखा को लिखने का तरीका है और यह हमारा रेखाखंड को लिखने का तरीका है। तो वैसे रेखा का एंडिंग पॉइंट और बिगनिंग पॉइंट दोनों नहीं होते हैं, फिर भी इसको लिखने का यह तरीका होता है और इसे लिखने का तरीका इस प्रकार से होता है। एक खड़ी लाइन, या तो दोनों तरफ आप डॉट भी लगा सकते हैं या फिर लाइन भी खींच सकते हैं। तो यह रेखाखंड को लिखने का तरीका होता है। इसके बाद बात आती है किरण की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है किरण। तो यहाँ पर
रेखा को पढ़ लिया हमने, बिंदु को पढ़ लिया हमने। अब नंबर आता है किरण का। तो किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? शब्द है किरण। किरण का अर्थ होता है, किरण की डेफिनेशन यह है कि यह आपको स्टार्टिंग देती है, एंडिंग नहीं देती है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, किरण का स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है कि यह यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन यह समाप्त कहाँ होगी यह नहीं पता है। तो इस प्रकार से तीर का निशान लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो यदि हम इसे लिखना चाहें कि यह ए है और इस तरफ बी है, तो हम कह सकते हैं इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आपको तीर का निशान लगाना है और वह भी एरो के फॉर्म में, और यहाँ पर चाहे तो आप डॉट लगा सकते हैं, बिंदु लगा सकते हैं। लेकिन आप बिंदु नहीं लगाएंगे तो भी वहाँ पर बिंदु की शक्ल है, क्योंकि आपने एरो का निशान नहीं लगाया है। तो इस प्रकार से हम किरण को दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो यह होती है आपकी किरण। तो विशेष बात यह होती है रेखा और किरण और रेखाखंड के बीच में फर्क वाली, कि रेखा के दो प्रारंभिक और एंडिंग पॉइंट नहीं होते हैं, और रेखाखंड जो है रेखा का एक पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है, और आपकी जो किरण होती है उसका प्रारंभिक बिंदु पता होता है और एंडिंग पॉइंट उसका पता नहीं होता है। वह तीर का निशान आपको दिखा रहा है कि वह अनंत तक चली ही जाएगी। यदि कहा जाए कि किरण का एंडिंग पॉइंट क्या होता है, तो किरण का एंडिंग पॉइंट अनंत होता है, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक चित्र भी बनाया है। इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसके बाद कोलिनियर पॉइंट है और नॉन कोलिनियर पॉइंट भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्सअप यूज किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। तो प्रतिच्छेदी शब्द से ही क्लियर है कि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे। मतलब एक लाइन इस तरफ जा रही है और दूसरी लाइन इस तरफ जा रही है, ठीक है। हम इन्हें लाइन बोल रहे हैं तो लाइन बना देते हैं। ये लाइन हो गई, ये दो लाइन हो गई, इसे एल नाम दे देते हैं और इसे एम नाम दे देते हैं। तो दोनों रेखाएं एल और एम, ठीक है। अब हमने ए बी ना नाम देते हुए एल और एम का यूज यहाँ पर किया है। तो एल और एम दोनों एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब एक दूसरे को यह किसी पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, काट रही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। समानांतर रेखाएं। समानांतर बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, हर जगह ये यूज किया जाता है और समानांतर का एक्चुअल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। समानांतर का अर्थ होता है कि दो लाइनें, एक यह लाइन आपकी और एक यह लाइन आपकी, यह दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर है मान लीजिए। तो किस कंडीशन में यह समानांतर कहलाएगी? उस कंडीशन में यह समानांतर कहलाएगी दो लाइनें, यह एल लाइन और यह आपकी एम लाइन। एल और एम समानांतर तब कहलाएगी जब इन दोनों लाइनों को अनंत तक आगे बढ़ाया जाए या फिर पीछे हटाया जाए, इस तरफ ले जाया जाए या फिर इस तरफ ले जाया जाए। किधर भी आप ले जाइए, अनंत तक ले जाइए, जहां तक आपकी इच्छा हो वहां तक, कहीं तक भी ले जाने पर यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को नहीं काटेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ना एक दूसरे से मिलेगी। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर लाइनें। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर हम कहना चाहें, पहली बात तो यह हो गई कि दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। दूसरी बात कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वह हमेशा इक्वल ही रहेगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर की थी, तो यहाँ पर भी आपको 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ही मिलने वाली है। और आगे, बहुत आगे जहाँ तक आप इसे ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाकर भी आप डिस्टेंस इसकी नापेंगे दोनों के बीच में, तो आपको इन दोनों की पैरेलल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ही मिलेगी। मैंने एक एग्जांपल लिया 10 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस इसकी
फिक्स होती है। क्या होती है? डिस्टेंस इसकी फिक्स होती है। और पहला पॉइंट, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। और आप अगर तीसरा पॉइंट लिखना चाहें तो यह हो सकता है, यहाँ चूंकि मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और बेसिक मैथमेटिक्स कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ कि आप नवोदय के एग्जाम देना चाह रहे होंगे आप, और नवोदय का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 11 यही है। ठीक है, यह चैप्टर नंबर 11 है। आपके नवोदय का सैनिक स्कूल के अंदर भी यह आपका सिलेबस है और सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद ज्ञानोदय एग्जाम के अंदर भी है, सिलेबस का हिस्सा है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 का भी सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद आपकी आर्मी स्कूल के बच्चे जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके सिलेबस का भी यह पार्ट होने वाला है और यह है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। इसके बाद चूंकि कंपटीशन एग्ज़ाम का दूसरा नाम कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम है। अब आपने इतना पढ़ लिया कि यहाँ पर इसकी डिस्टेंस फिक्स होती है। यदि आपसे कह दिया जाए, अब आप मैथमेटिक्स की ऊंचाई है, देखिए, यदि आपको कह दिया जाए इस प्रकार से, ये लाइन है, क्या ये लाइनें आपस में इक्वल है? ये दोनों इसके बीच की डिस्टेंस, यदि हम कहें कि इसके बीच की डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है, तो आप क्या यस और नो में क्या आंसर देंगे? ये वाले डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है? इस प्रकार से ये दोनों लाइनें मैंने सीढ़ीनुमा काट दी। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि इसका जो एंगल है, यह एंगल यदि मान लीजिए आपका 45 डिग्री है, मान लीजिए 45, और यह एंगल भी आपका 45 डिग्री। अब मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैंने बात की थी 10 सेंटीमीटर के, अब मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों लाइनों के बीच में, दोनों लाइनें हमारी ये है, ये दोनों लाइनें पैरेलल कब होगी? जब इन दोनों लाइनों के बीच में दो लाइनें आपस में खींचे और वो दोनों लाइनें 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करे, तब भी यह लाइनें एक दूसरे के पैरेलल ही कहलाएगी। यदि एक एंगल आपका 45 डिग्री का और एक एंगल आपका 50 डिग्री का भी हो गया, 46 डिग्री का भी हो गया, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं ना कहीं निश्चित ही इंटरसेक्ट करेगी, क्रॉस करेगी। मतलब एक लाइन यह है, एक लाइन यह कोण और यह कोण में यदि फर्क आ गया, यह कोण आपका 45 डिग्री का है और यह कोण यदि 46 डिग्री का है, तो डेफिनेट ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं आपको आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगी, क्रॉस कर ही जाएगी। ठीक है, बात आप कॉन्सेप्ट की समझ गए होंगे। तीसरा विषय यह है एंगल का। क्या है? एंगल से भी इसको रिलेट करके आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। चौथा आपका है यहाँ पर कि इन्हें मैथमेटिकल सिंबल में क्या लिखा जाता है। हम इसे मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखते हैं? तो हम इन लाइनों को मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, खड़ा पैरेलल का निशान। ठीक है, हम इस प्रकार से दो लाइनें खींचेंगे, दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल का निशान। यदि ये लाइन आपकी एल है और ये आपकी एम है, तो हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं, एल पैरेलल एम, इस प्रकार से लिखा और मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है। तो ये हुआ हमारा समानांतर रेखाओं का ज्ञान गणित। ठीक है, पैरेलल लाइन से इस प्रकार से पढ़ी जाती है और समझी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंगल वाला विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल छोटे छोटे एग्जाम के अंदर भी पूछे जा रहे हैं। अब मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है, अब आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हम यहाँ से चलो लिखा रहने दो जितना हो सके। अब बात आती है वर्टेक्स की, कि वर्टेक्स क्या होते हैं। वर्टेक्स का अर्थ होता है शीर्ष, हिंदी में इसे कहते हैं शीर्ष। दो लाइन हो या फिर दो आपके रेखाखंड हो, दो रेखा हो, दो रेखाखंड हो, दो लाइन हो, दो लाइन सेगमेंट हो, उन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट एक होना चाहिए। एक लाइन आपके यहाँ से इस तरफ गई, एक लाइन इस तरफ गई, ये दोनों लाइनें चली गई। मान लीजिए एल लाइन है और ये एम लाइन है, इन दोनों को यदि पीछे हटाया जाए तो यहाँ पर ये क्रॉस करती है और यह समझ लीजिए कि यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट से यह स्टार्ट हो रही है। तो जिस पॉइंट से होकर दो लाइनें स्टार्ट हो रही हो,
हम उन लाइनों का उसे वर्टेक्स कहेंगे या फिर उसे कहेंगे शीर्ष। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इसका शीर्ष। ठीक है, तो दो लाइन हो, दो रेखाखंड हो, यदि उनका प्रारंभिक बिंदु एक है तो उस प्रारंभिक बिंदु को ही हम उसका वर्टेक्स कहेंगे। तो यह हुआ हमारा वर्टेक्स का डेफिनेशन और वर्टेक्स का टाइप। अब बात होती है एंगल की। एंगल क्या होते हैं? दो लाइनें, दो लाइन सेगमेंट यदि एक बिंदु पर जाकर मिलते हैं तो उन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं थीटा या कोण। अब यहाँ पर दो वर्ड मैंने यूज़ किए हैं, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है और लाइन भी हो सकती है। लाइन सेगमेंट का अर्थ है कि आपका इस प्रकार से भी हो सकता है और एरो का निशान ना हो तो भी यह आपका थीटा ही होगा और इसे कोण ही कहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कोण कहते हैं और कोण को हम थीटा से दर्शाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन कोणों के प्रकार की, कितने प्रकार से इन कोणों को मैथमेटिक्स में बताया गया है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे ये सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सबसे पहला कोण न्यून कोण। न्यून कोण को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, क्योंकि एंगल कई प्रकार के होते हैं तो शुरुआत सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल से। आप ध्यान से समझिए, इसके अंदर भी काफ़ी सारा कंफ्यूजन होता है। हम यहाँ पर एक डी ले लेते हैं, बढ़िया सा ये डी ले लिया हमने। इस डी से मैं आपको एक्यूट एंगल दिखाता हूँ कि किस प्रकार से। सबसे पहले तो आप इसको समझते होंगे, ये क्या है? ये क्या है? ये आपका डी है। आपके कंपॉक्स में यह आपको रखा हुआ मिल जाएगा। अमूमन यह साल भर आपके साथ स्कूल जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। ठीक है, आपके साथ ही। लेकिन कभी कभी इसका साल में एक आध बार कहीं गलती से उपयोग हो जाता है। लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है मैथमेटिक्स का। यह एंगल बनाने के काम आता है। इसमें 0 से लेकर 180 तक इस तरफ नंबर लिखे होते हैं और 0 से लेकर 180 तक इस तरफ नंबर लिखे होते हैं। दोनों तरफ 0 से 180, 0 से 180 नंबर लिखे हुए होते हैं। अब हमें बनाना है एंगल। हम जानते हैं कि एंगल बनाने के लिए हमें दो लाइन चाहिए या दो रेखा खंड चाहिए। तो हम यहाँ पर एंगल क्रिएट करने के लिए एक लाइन तो यहाँ पर है जो कि जीरो लाइन कहलाती है। ठीक है, इस तरफ 0 है और इस तरफ भी यह वाली 0 है। एक तरफ 0 यहाँ की और एक तरफ 0 यहाँ की है। 0 एंगल के ऊपर जब हम इसे अगला पॉइंट लेंगे, हम मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 61 आ गया है, यह 73 आ चुका है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको यहाँ पर एंगल अलग अलग बनता चला जाएगा। हमने यहाँ पर ले लिया ये एक एंगल। ठीक है, ये मैंने एक एंगल ले लिया है और मैं इसे अब डन कर देता हूँ और इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो चुका है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं? इस एंगल को हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि अभी जस्ट हमने इसे बनाया है। तो यह हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। बात यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, यह हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब बात हमने शुरू की थी न्यून कोण से कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, जिस एंगल की वैल्यू, जिस एंगल का माप, जिस एंगल का मान, यदि मान लीजिए उस एंगल को हम कह दें थीटा, जिस एंगल का मान 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। थोड़ा सा फिर से इसे लिख देते हैं यहाँ पर। यह आपका हो गया 0 डिग्री, ये लेस देन, और यह आपका थीटा और लेस देन, यह हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। 0 डिग्री थीटा की जो वैल्यू है इसे हम कह रहे हैं कौन सा एंगल? न्यून कोण। न्यून कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। कुल मिलाकर 0 और 90 के बीच में जितने भी मान आएंगे वे सारे मान आपके न्यून कोण कहलाएंगे
और अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं कि वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहेंगे या फिर एक्यूट एंगल कहेंगे। यह तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात है समकोण। तो जिस कोण का मान फाइनली 90 डिग्री हो, फिक्स 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी होना चाहिए? थीटा की वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री। यदि फिक्स 90 डिग्री है तो हम उसे कहते हैं समकोण। अब समकोण आप सभी को पता होता है कि 90 डिग्री का होता है और इसे इंग्लिश में हम राइट एंगल भी कहते हैं। राइट एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। अब प्रश्न आता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। 90 डिग्री की प्रॉपर्टी क्या क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी में हम यह कह सकते हैं कि यह एंगल इस प्रकार से भी क्रिएट किया जा सकता है। इस प्रकार से भी इसे क्रिएट किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा बनाए। तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा वह 90 डिग्री का होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर यह लाइन आपकी हॉरिजॉन्टली लंबवत है। अभी हम और आगे जब पढ़ेंगे डिटेल में तब इसे आपको बताएंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इसके लंबवत लाइन होती है, इसका एंगल का वैल्यू जो है वो फिक्स होता है इस प्रॉपर्टी के अंदर, जैसा इसमें न्यून कोण में होता है वैसा इसके अंदर नहीं होता। इसमें सिंगल वैल्यू होती है 90 यानी 90 डिग्री। तो यह इसकी छोटी मोटी प्रॉपर्टी होती है। और भी प्रॉपर्टियां हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम एंगल को प्रॉपर पढ़ेंगे। अब इसके बाद आती है बात अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? यहां पर हम लिख लेते हैं अधिक कोण। तो ऐसा कोण जिसकी वैल्यू, अभी हमने यहां पर न्यून मतलब छोटा, किससे छोटा? 90 से छोटा। अधिक किससे अधिक? 90 से अधिक। जिस एंगल का मान 180 डिग्री से छोटा हो, किससे छोटा हो? 180 डिग्री से छोटा हो और 90 डिग्री से बड़ा हो। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के हम कह सकते हैं कि 90 और 180 के बीच, यहाँ पर वर्ड यूज कर लेना बीच में, 90 और 180 के बीच में जिन एंगलों का मान हो, जिन कोणों का मान हो उसे हम कहेंगे अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर अधिक कोण की वैल्यू 90 और 180 के बीच में होती है। 90 को आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 90 को पर्टिकुलर हम कह चुके हैं समकोण, ठीक है, इसे कह चुके हैं समकोण, और 180 को अलग कोण नाम दिया जाता है। तो इसका मान होता है 90 से 180 के बीच में। अब बात आती है हमारी रिजु कोण की कि रिजु कोण क्या होता है। तो जो रिजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल का अर्थ होता है कि जो एंगल सीधे लाइन के ऊपर बनता है, इस प्रकार से जो एंगल बनता है उसका मान होता है सीधा सा 180 डिग्री। एक सीधी लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल आपका कहलाता है रिजु कोण, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट शब्द का अर्थ ही होता है कि सीधी लाइन। स्ट्रेट का अर्थ होता है सीधी लाइन। आपने स्ट्रेट लाइट वर्ड सुना होगा। स्ट्रेट लाइट मतलब जो लाइट आपके मोहल्ले गली में ऊपर खंबे के ऊपर लगी होती है, ऊंचाई पर, और सीधे खंबे के ऊपर लगी होती है, उसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइट। या फिर आपने स्ट्रेट शब्द सुना होगा कि स्ट्रेट चलो मतलब सीधे चलो। तो सीधी लाइन के ऊपर बनाया गया एंगल आपका रिजु कोण कहलाता है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 180 डिग्री। हम इसे लिख देंगे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यह आपके रिजु कोण का मान होता है। फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे। न्यून कोण 0 से 90 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। समकोण की वैल्यू आपकी 90 डिग्री होती है। अधिक कोण की वैल्यू आपकी 90 से 180 के बीच में होती है और रिजु कोण की जो वैल्यू है वो बराबर 180 डिग्री ही होती है। तो यह हमने 4 प्रकार के एंगल यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर यह आपको दिखाया भी गया है कि यह आपका थीटा है, ठीक है, यह थीटा है जो कि एक न्यून कोण है क्योंकि इसका मान 90 और 0 के बीच में है। यह आपका हो गया समकोण, यह हो गया आपका अधिक कोण, यह आपका हो गया रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। तो यह 4 स्लाइड दिखाई गई है, 4 चित्र दिए गए हैं। इन चारों चित्रों से इसका पूरा संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
अब हमारा है प्रतिवर्ती कोण, जिसे हम वृत्त कोण भी कहते हैं, और उसके बाद पूरक कोण और समपूरक कोण। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कोण है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा प्रतिवर्ती कोण। हम प्रतिवर्ती कोण को यहाँ पर लेते हैं। मान लीजिए कोई एंगल है, ठीक है, कोई एंगल है, इसको आप वृत्त शब्द से भी समझ सकते हैं। वृत्त अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसे कह सकते हैं बाहरी, क्या कह सकते हैं, बाहरी कोण। इसे ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि बाहरी कोण। बाहरी से मतलब एक होता है अंदर वाला कोण, एक होता है बाहर वाला कोण। हम इसे यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यह एक एंगल है, इसे कहेंगे हम थीटा, इसे कह देते हैं थीटा। तो रिफ्लेक्स एंगल जो रहेगा, प्रतिवर्ती कोण जो रहेगा, वृत्त कोण जो रहेगा, बाहरी कोण जो रहेगा, वह इसका अपोजिट होगा। यह वाला जो एंगल है इसे हम कह देते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा, यह बाहर वाला, थीटा को छोड़कर। कुल मिलाकर अगर हम रिफ्लेक्स एंगल को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल को क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू क्या होगी, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू होगी कि 360 डिग्री में से आप थीटा को घटा दीजिए। यदि आप 360 डिग्री में से थीटा को घटा देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसका मान आ जाएगा। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए यह आपका एंगल 50 डिग्री का है। अब हम कहना चाहेंगे कि यह अगर 50 डिग्री का एंगल है तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल है यह है, और इसका वैल्यू क्या है रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू होगी आपकी 360 माइनस 50, मतलब आप इसमें से घटा दीजिए 50 तो आपके पास आ जाएगा 310 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 310 डिग्री। तो यह होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। बात आप समझ गए होंगे कि बाहरी एक एंगल की वैल्यू आपको दी हो और उसके अगेंस्ट आपसे पूछा जाए कि इस एंगल के लिए रिफ्लेक्स एंगल क्या है, तो इस एंगल के लिए रिफ्लेक्स एंगल आपका जो बचता है 360, क्योंकि एक पूरा राउंड होता है। एक पूरा राउंड अगर इस प्रकार से बन जाए तो मान लीजिए कि यह कोण आपका कितना बन गया, 360 डिग्री हो जाता है। कोई इस पॉइंट से चले और घूमकर वापस इसी पॉइंट पर आ जाए तो वह पूरा एंगल 360 डिग्री घूम गया। तो यहाँ पर 360 डिग्री एक राउंड की वैल्यू होती, उस राउंड में से यह 50 है तो बाकी का राउंड 360 माइनस 50 होगा, मतलब 310 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। तो यह होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब बात आती है पूरक कोण की। हम इसे यहां से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसे कहा जाता है पूरक कोण। यहाँ पर मैंने अगेन लिख दिया है। तो 2 नंबर पर आपका लिखा हुआ है पूरक कोण। हम इसे पेन चेंज कर लेते हैं इसके लिए। 2 नंबर पर पूरक कोण। हमारे पास हम जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल होता है जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। अगर किसी राइट एंगल के 2 पार्ट कर दिए जाए, मान लीजिए ये आपका राइट एंगल है और इस राइट एंगल से हम 2 एंगल बना दें, कहीं से भी लाइन खींच दें, कहीं से भी खींच देते हैं। हमने एक लाइन यहाँ पर इस प्रकार से खींच दी, मान लीजिए ये लाइन मैंने यहाँ से खींच दी। अब मेरे पास 2 एंगल क्रिएट हो गए। एक एंगल यह वाला हो गया और एक एंगल यह वाला हो गया। ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। इस लाइन को खींचने से इस 90 डिग्री के कोण को मैंने 2 भागों में यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। 2 भागों में ब्रेक कर दिया, और किसको ब्रेक किया, हमने 90 डिग्री के एंगल को ही तो ब्रेक किया। कुल मिलाकर हम यदि इसे देखें तो इसका अर्थ है कि ए और बी को यदि जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री। इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तब हम उन दोनों कोणों को एक दूसरे के पूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, पूरक कोण। ए का पूरक कोण बी है, हम यहां पर कहेंगे कि ए का पूरक कोण बी है और बी का पूरक कोण
ए है। ऐसा हम इसे कह सकते हैं कि ए का पूरा कोण बी है और बी का पूरा कोण ए है। तब जब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो तो इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। मतलब कॉन्सेप्ट की बात यह है कि इन दोनों का कोण 90 डिग्री होता है। यदि आपको कहीं एक लाइन में लिखा आ जाए कि ए और बी एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो आपको क्या समझना है, आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि सामने वाला हमने से ये कहना चाह रहा है कि उन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। मतलब पूरक का अर्थ होता है कि योग 90 डिग्री। ठीक है, बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब बात आती है तीसरे नंबर पर, समपूरक कोण किसे कहते हैं। चलिए तो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ समपूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा पूरक कोण, अब इसका अपोजिट होता है समपूरक कोण। मतलब आपकी कोई सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पर यह यदि हम कोण बना दें तो इस कोण का मान होता है 180 डिग्री। यदि मैं इस 180 डिग्री लाइन को दो भागों में ब्रेक कर दूं, दो भागों में हम इसे ब्रेक कर देते हैं। हमने ये 180 डिग्री का एंगल लिया, हमने इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए यह यहाँ से हमने इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो आपका एक एंगल तो यहाँ बन जाएगा और एक एंगल यह बन जाएगा। ये एंगल ए है और यह एंगल बी है। ये दो एंगल बन गए। इन दोनों एंगलों को हम समपूरक कोण कब कहेंगे? ठीक है, इन दोनों एंगलों को हम समपूरक कोण कब कहेंगे या फिर सप्लीमेंट्री एंगल कब कहेंगे? जबकि ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये दोनों कोणों के बनने का कारण क्या है? हमने 180 डिग्री के एंगल को दो भागों में विभाजित कर दिया है। बराबर भागों में नहीं, जैसे इच्छा हो वैसे भागों में दो भाग हो जाना चाहिए 180 डिग्री के। तो दो भागों में विभाजित 180 डिग्री के एंगल को किया तो स्वाभाविक सी बात है कि उन दोनों का योग 180 डिग्री आएगा। तो पहली बात कि उन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तब हम ए को बी का समपूरक कोण कह सकते हैं। ठीक है, ए को बी का समपूरक और बी को ए का क्या कहेंगे? समपूरक कोण कह सकते हैं। तो हम दोनों को ही एक दूसरे का समपूरक कोण कह सकते हैं और इसका अर्थ है कि उन दोनों का टोटल आपका 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री दोनों का योग होगा। तब हम उस कंडीशन में एक दूसरे को का इनको समपूरक कोण कहेंगे। तो यह हुआ आपका समपूरक कोण का विषय। चलिए आज क्या क्या पढ़ लिया है एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए आए हैं। कोण में आपको न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और इसके बाद में प्रतिवर्ती कोण, पूरक कोण और यहाँ पर मैंने आपको समपूरक कोण कंप्लीट करवा दिया है। आई होप कि यहाँ तक कोण आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद भी पिक्चर अभी बाकी है, काफ़ी सारा हमें पढ़ना शेष है। ठीक है, तो यह लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप इसे कंटिन्यू ही समझिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारा सब कुछ हम कंप्लीट करने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका नेक्स्ट लेक्चर ही रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर सारे एंगल मिलकर एकांतर कोण, क्रमागत कोण और संगत कोण ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे और इनके अंदर सारा क्वेश्चन बनता है और इन सब की ज़रूरत वहाँ पर लगती है। तो आई होप कि आपको यह सब कुछ बेहतर समझ में आ गया होगा। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी ऐसे बच्चे के पेरेंट्स हैं जो बच्चा मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक है, तो यह लेक्चर उसे अटेंड करवाइए और मेरा वादा है कि आप कुछ ही समय के अंदर उसमें इम्प्रूवमेंट देख लेंगे, क्योंकि हम पूरा बेसिक मैथमेटिक्स बता रहे हैं और यह बेसिक मैथमेटिक्स एक प्लेटफॉर्म पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।